नमस्कार, दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस एंड इंटरनेशनल अपडेट्स पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस, जहां एक लंबे समय से बातचीत चल रही है कि डीआरडीओ एक डीईडब्ल्यू जिसे हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन कह रहे हैं उस पर काम कर रही है और अब फाइनली डीआरडीओ ने न सिर्फ उसे बना करके तैयार किया है बल्कि इनके टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किए जा चुके हैं। भारत के दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी L&T अब भारत के फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उतरना चाहती है। भारत और भूटान के बीच एक इंपॉर्टेंट बातचीत की गई है कि किस तरीके से आने वाले समय में चाइना के इंटरफेयर को रोका जाए और भूटान हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। नॉर्थ ईस्ट को भारत से कनेक्ट करने के साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज भारत और भूटान के बीच की गई। इसके अलावा 2020 में भारत और चीन के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट के बाद अब फाइनली भारत और चीन के बीच रिश्ते सुधरने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने चाइना पर हैवी टैरिफ लागू करने शुरू कर दिए हैं और चाइना को चाहिए एक बड़े मार्केट का एक्सेस और वो भारत बन सकता है। लेकिन इस चीज पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया कि जब तक चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करता हम किसी भी बातचीत को शायद आगे ना बढ़ाएं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले डीआरडीओ से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आपने कई बार सुना होगा कि भारत ने एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन के ऊपर काम करना शुरू किया है। तो फाइनली डीआरडीओ के अंडर काम करने वाली CHESS जिसे हम सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने 5 किलोवाट के फाइबर लेजर सिस्टम को न सिर्फ बना करके तैयार किया है बल्कि इनके टेस्ट भी सक्सेसफुली कंप्लीट किए जा चुके हैं और अब ये मैन्युफैक्चर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसीलिए IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी लगातार बातचीत कर रही है कुछ प्राइवेट कंपनीज के साथ, जिसमें एक कंपनी का नाम भी हाईलाइट हुआ है, दैट इज कोची बेस्ड कंपनी SFO टेक्नोलॉजी, और ये भारत के इस सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि भारत की इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आखिर किस तरीके से किया जा सकता है। तो आपको बता दें, आज इजराइल और कुछ गिने चुने देश हैं जो कि लेजर बीम और अलग अलग तरीके की एनर्जी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं किसी भी आने वाले हवाई खतरे से निपटने के लिए। लेकिन भारत ने किसी देश से इस टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट न कराते हुए खुद से इसे तैयार करने का फैसला किया। भले ही आज हम 5 किलोवाट की पावर के साथ ऑपरेट करें, लेकिन एक बार सक्सेसफुली इसे तैयार करने के बाद हम इसकी पावर को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब हम आपको फाइबर लेजर की बहुत सारी खूबियां बताते हैं। तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल मिसाइल को न्यूट्रलाइज करना, ड्रोन को मार गिराना और किसी भी टारगेट पर बहुत ही प्रिसाइज हमला करना हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा हथियार है जो बहुत ही साइलेंटली इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत ही ज्यादा रियूजेबल है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर इसे यूज करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम आती है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात की जाए तो किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज करना, ड्रोन डिस्ट्रक्शन, मिसाइल डिफेंस और किसी भी हवाई खतरे से निपटा जा सकता है। एडवांटेजेस की बात की जाए तो इनका साइज इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है कि इन्हें कहीं पर भी आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। इवन एक सैनिक भी इसे अपने साथ कैरी करते हुए कहीं पर ले जा सकता है। रिलायबिलिटी बहुत अच्छी, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, इसके अलावा लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। आज इस इंडस्ट्री के अंदर 2 बड़े एग्जांपल्स गिने जाते हैं जिसमें डीआरडीओ का नाम शामिल है। पहला है लॉकहीड मार्टिन, जिन्होंने 60 किलोवाट के इसी तरीके के लेजर हथियार को बना करके तैयार किया है जो कि एक ट्रैक्टर ट्रेलर पर इंस्टॉल किया गया है। अनदर इज डीआरडीओ की तरफ से तैयार किया गया 5 किलोवाट का फाइबर लेजर हथियार। तो डीआरडीओ की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत की दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T से सामने निकल के आ रही है, जहां पर L&T अब भारत के फाइटर जेट प्रोडक्शन में कूदना चाहती है। ऑलरेडी ये कंपनी भारत के कई अलग अलग डिफेंस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर चुकी है, लेकिन L&T के एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रमुख जयंत दामोदर पाटिल ने कहा कि अब समय आ चुका है भारत को स्वदेशी लड़ाकू विमान सौंपे जाए और इसके लिए प्राइवेट कंपनियों की जरूरत पड़ेगी। इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब तक भारत के डिफेंस इंडस्ट्री में प्राइवेट कंपनीज पार्टिसिपेट नहीं करती, हम मैक्सिमम प्रोडक्शन और मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ अपनी सेना को कभी भी हथियार सप्लाई नहीं कर पाएंगे। या तो हमारे पास इतना बड़ा डिफेंस बजट हो अमेरिका जैसा कि हम हर एक चीज दूसरी कंपनियों से या फिर दूसरे देशों से खरीद करके सीधे इस्तेमाल करना शुरू करें, और वो भी रक्षा के लिए बहुत ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन नहीं बताया जाता। आंकड़ों की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान समय में लगभग 200 लड़ाकू विमानों की कमी है। आए दिन खबर सामने निकल के आती है, जैसा कि कल खबर सामने निकल के आई कि जैगवार का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया, और महीने 2 महीने में ऐसी खबरें सामने निकल के आती रहती हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि भारत को करीब 42 स्क्वाड्रन ऑपरेट करने की जरूरत है, जिसमें से 30 से 31 हैं जो एक्टिव काम कर रही हैं और 250 से अधिक विमानों MiG-21, जैगवार, मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट है जो कि आज
आज की मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से उतने ज़्यादा फिट नहीं बताए जाते हैं। फिर भी भारत की तैयारी है कि 2030-35 या फिर 40 तक इन्हें पूरी तरीके से रिप्लेस किया जाएगा, तो जो हमारी गैप है वो और ज़्यादा बड़ा होने वाला है। और अगले 15 सालों के अंदर भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट्स को करीब 450 फाइटर जेट्स ऐड ऑन करने की जरूरत है। यानी कि काफी बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। जब तक इसमें प्राइवेट कंपनियां फॉरेन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करते हुए काम नहीं करेंगी, डेफिनेटली ये जो गैप है ये बना रहेगा। फिलहाल कंपनी के इंटरनल लेवल पर एचएएल के साथ बातचीत चल रही है कुछ पार्टनरशिप्स को लेकर के, ताकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट एलएनटी अपने हाथ में लेकर के मैन्युफैक्चर करने का काम करे। और ऐसा नहीं है कि एलएनटी भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं है। कई प्रकार के बैटल टैंक्स जिनको डीआरडीओ ने तैयार किया लेकिन मैन्युफैक्चर किया एलएनटी की तरफ से। इसके अलावा भारत के शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो, इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन को बनाना हो, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, कॉर्वेट्स और अदर नेवल वेसल्स बनाने का काम एलएनटी की हेल्प लेकर के किया गया है। वेपन सिस्टम्स की बात की जाए तो लैंड बेस्ड वेपन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, आर्टिलरी सिस्टम एलएनटी की तरफ से तैयार किए गए। ब्रिज सिस्टम जो इंडियन आर्मी को मॉड्यूलर ब्रिज प्रोवाइड करते हैं, ये भी एलएनटी ने भारत को बना करके दिए हैं। और एरोस्पेस इंडस्ट्री में तो कंपनी ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है और अब आने वाले कई पीएसएलवीज को बनाने का काम भी कंपनी की तरफ से किया जाएगा। बाकी क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि प्राइवेट कंपनीज का लाना जरूरी है या फिर नहीं, जिससे सेना को हेल्प मिल सकती है? कमेंट में अपनी राय यस और नो के साथ जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, ये इंटरनेशनल अपडेट है जहां पर भारत और भूटान एक बार फिर अपनी मीटिंग करने जा रहे हैं और रिव्यू किया जाएगा बाउंड्री रिलेटेड फील्ड वर्क को, क्योंकि भूटान एक ऐसी लोकेशन पर है जहाँ पर चीन की नजर हमेशा से बनी रही है। लेकिन भूटान ऐसा देश है जो हमेशा से भारत के पक्ष में रहा है और जिससे भूटान की हेल्प लेकर के भारत को काफी ज्यादा एज मिल जाता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपने मिशन ऑपरेट करने का। फिलहाल भारत पक्ष का नेतृत्व भारत के महासर्वेक्षक श्री हतेश कुमार एस मकवाना ने किया, जबकि भूटान पक्ष का नेतृत्व भूटान सरकार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सचिव दाशोलेथो टी डंगबी ने किया। दोनों देशों ने वही सेम मुद्दे, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को मेंटेन किया जाए, क्षेत्रीय सुरक्षा और बॉर्डर पर शांति बनाई जाए, साथ ही साथ काम। इसके अलावा भारत जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करता है भूटान के अंदर, उसे और किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इन सभी चीजों पर बात की गई है। भूटान और भारत के रिलेशन फ्रेंडशिप, डेवलपमेंट एंड ट्रेड लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1949 से ही दोनों देशों ने कई ट्रीटीज और फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश कर लिए थे, जिसकी वजह से दोनों देशों ने साथ में डेवलपमेंट की, ट्रेड, वाइल्ड लाइफ, कोविड-19 में भारत ने हेल्प की और डिफेंस सेक्टर से लेकर के हर एक चीज में भारत भूटान की हेल्प करता आया है। अनदर अपडेट भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीते शुक्रवार को बयान दिया कि कुछ समय पहले यानी कि साल 2024 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात रूस के कजान में होती है और 2020 में हुई घटना के बाद भारत और चीन के बीच पहली ये ऑफिशियल मुलाकात देखने को मिलती है, जहां पर अब चीन के विदेश मंत्री का कहना है कि हम चाहते हैं रिश्ते सुधारे जाए और बॉर्डर को लेकर के जितने भी डिस्प्यूट हैं, चाहे वो सेना के डिप्लॉयमेंट हो या फिर हमारा पीछे कदम लेना, हम हर एक चीज पर भारत के साथ खड़े रहना चाहते हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के साथ भी बातचीत की गई है और इन सभी मुद्दों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इस पर फैसले लिए जाने की और इस समस्या का समाधान किस तरीके से निकाला जाए इस पर बात की गई है। असल में मुद्दा ये है नहीं, मुद्दा ये है, असल में ये सारा मुद्दा चीन के लिए मैटर नहीं करता, मैटर करता है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर हैवी टैरिफ इम्पोज करने की धमकी दे दी है और कुछ टैरिफ लागू कर दिए गए हैं। अब चाइना को चाहिए बड़ा मार्केट एक्सेस, जिसके लिए वो भारत की तरफ मुड़ना चाहता है, क्योंकि ट्रंप ने कसम खा ली है कि किसी और देश को बर्बाद करें ना करें, लेकिन चीन की हालत खराब की जाएगी। साथ ही इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक सीमा पर सैन्य वापसी के तत्काल मुद्दे को सुलझाया नहीं जाता, तब तक दोनों देशों के बीच कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती। फिर चाहे नदियां हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र, हर जगह पर एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना होगा। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।